Good morning, students. I welcome to all of you in SST class through online teaching and learning process from DAV Dhori. I would like to continue about the remaining part of civics chapter, that is role of the constitution. ये चैप्टर चल रहा था, इसमें तीन क्लास में पढ़ा चुका हूँ थ्रू ऑनलाइन. I would like to start part 4. And topic for today is describe any 5 features of the Indian Constitution. आज का विषय है, हमें भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना है, सीखना है, पढ़ना है. वही कह रहा है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है फॉर 5 मार्क्स के लिए. We have to know about the key features of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हमें पढ़ना है. आंसर होगा the 5 key features of the Indian Constitution are. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है. नंबर फर्स्ट पॉइंट, the 5 key features of the Indian Constitution are: first feature, that is uniqueness. यूनिकनेस का मतलब यूनिकनेस, अनोखा, अनूठा. इन फैक्ट वी हैव टू नो कि भारतीय संविधान यूनिक कैसे है, हमारा संविधान यूनिक कैसे है, यह फर्स्ट पॉइंट होगा. आंसर हम देखेंगे, द Constitution of India is a blend of several existing constitutions of the वर्ल्ड. ये कह रहा है कि भारतीय संविधान कई देशों के संविधानों का बेस्ट
कलेक्शन है। ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स होता है मिश्रण, मिक्सचर। इट मीन्स कि हमारा संविधान कई देश, इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसमें जो भी अच्छाइयां मिली उन अच्छाइयों को अपने संविधान में समायोजित किया। इसी को कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ब्लेंड ऑफ सेवरल एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और जैसा कि जानते हो, एज यू नो दैट 10 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस, 10 प्रमुख देशों के संविधान का कुछ न कुछ पार्ट एडॉप्ट किया गया है, लिया गया है, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30 फीचर्स हैं। ऐसे हैं हमारे भारतीय संविधान में नियर मोर देन 30 फीचर्स which have been adopted or borrowed from 10 countries constitution। 10 कंट्रीज लिया गया। वो कंट्री का नाम है यूके, यूएसए, यूएसएसआर, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एक्सेट्रा। इन 10 देशों के संविधान का आउटकम कुछ न कुछ, मैक्सिमम यूके का और यूएसए का है, जो मैं पहले के एक वीडियो में बताया हूं, तो उसको लिया गया है। और इस तरह जो है हमारा संविधान यूनिक बनता है। यही कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए ब्लेंड ऑफ सेवरल एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ब्रैकेट में लिख सकते हो 10 कंट्रीज, वर्ल्ड के 10 कंट्रीज का। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, lengthiest constitution। जैसा कि देख पा रहे हो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स and 12 schedules make it the most detailed and lengthiest constitution of India। detailed and lengthiest constitution of the world। now ये देखो 395 आर्टिकल्स वी विल स्टडी लेटर ऑन। मैं समझा दूंगा, लेकिन लिखना नहीं, लिखना इतना तक ही होगा, कंप्लीट है, लेकिन मैं समझा दूंगा, प्रयास करूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द आर्टिकल्स
अबाउट द पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, जिसको तुम्हें लिखना नहीं है, सिर्फ CW कॉपी में लिखोगे, लेकिन जब आंसर लिखोगे इस क्वेश्चन का 5 की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें इसका जिक्र नहीं है। सिर्फ समझने के लिए तुमको तो इतना तक ही लिखना है। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स and 12 schedules. For understanding, I would like to explain about articles. The system through the government interact with the states and people of the country. जैसा कि देख पा रहे हो, द सिस्टम थ्रू द गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द स्टेट्स एंड पीपल ऑफ द कंट्री, उसी को आर्टिकल कहते हैं, जिसकी संख्या शुरुआती दौर में 395 थी। आज ये चेंज हो गया है, लेकिन हमें इतना ही सीखना है। अब इससे ज्यादा आर्टिकल हैं, तो इसको आर्टिकल्स कहते हैं। 395 आर्टिकल्स थे, और तुम्हारे किताब में भी यही मेंशन है। अब आइए दूसरा, पार्ट्स। एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के पर्पस है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट दीज कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स फॉर नॉलेज पर्पस ऑफ यू, नॉट हैव टू राइट इन द आंसर। आंसर वहीं तक होगा जहां बता दिया। पार्ट्स, ए ग्रुप ऑफ articles are is called part। जैसा कि मैंने बताया कि 22 पार्ट्स हैं हमारे संविधान में, यानी कि जितने आर्टिकल्स हैं 395 आर्टिकल्स को एज पर द नीड्स of the subject have been splitted into 22 parts। यानी जितने भी आर्टिकल्स थे 395 आर्टिकल्स को सब्जेक्ट की महत्व के अनुसार अलग अलग पार्ट में बांटे। जैसे यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। जैसे पार्ट 1 एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला, आर्टिकल नंबर 1 to 4 have been added in the part 1। यानी आर्टिकल 1 से 4 तक ये पार्ट 1 का है, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसी तरह पार्ट 2, अब देखो यहाँ 4 तक जो है आर्टिकल समाप्त हो गया 395 में। तब 5 to 11, 5 से 11 तक का जो आर्टिकल है वो पार्ट 2 में है, और ये सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। उसी तरह पार्ट 3 तुम्हारा फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। उसी तरह सबका अलग अलग डिवीजन है। फिर अगला जो पार्ट होगा पार्ट 3 12 से 35 तक होगा। 3, 10, 1 तो पार्ट ये कंप्लीट हो गया।
जैसा कि बताया आपको देयर आर 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल का मतलब होता है इट contain additional detail which are not mentioned in the articles as an annexure और अपेंडिक्स, यानी कि वैसे पार्ट जो आर्टिकल में उल्लेखित है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की गई है, उसका डिटेल नहीं दिया गया, उसको एज ए टेबल फॉर्म में शेड्यूल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो याद रखेंगे 395 articles, 22 parts and 12 schedules. Now, अब हम तीसरा पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वह होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हम सीखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह भी हमारे संविधान की एक खासियत है, विशेषता है, फीचर है। इट मीन्स ऑल डिसीजंस आर टेकन, all decisions have been taken in the House through democratic process. It means our representative, India is the parliamentary democracy है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो हाउस में मेंबर्स, हम रिप्रेजेंटेटिव हमारे रूप में वर्क कर रहे हैं, उन मेंबर्स के बीच कोई भी रूल, कोई भी बिल जब पेश होता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके ऊपर डिबेट होती है और लास्ट में स्पीकर ऑफ द हाउस जो है उस पर वोटिंग कराते हैं और उस वोटिंग को ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस और मेजॉरिटी से उसका एक्सेप्टेंस होता है, पास होता है। वही कह रहा है पार्ले ऑल डिसीजंस हैव बीन टेकन इन द हाउस थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही है। ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। फोर्थ, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी हमारे यहाँ स्वतंत्र विधायिका है, यानी हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, इट मीन्स वो स्वतंत्र है, फ्री है। इट मीन्स justice system that is not influenced
by the legislature or executive, so that equal justice can be possible to all। कहता कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है वर्ल्ड का, इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट और अपेक्स बॉडी इन आवर कंट्री, जिनका डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है और उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, नाइदर लेजिस्लेटिव नॉर एग्जीक्यूटिव। यह भी एक यूनिक फीचर है हमारे संविधान का। और ये आपका इस तरह कंप्लीट हुआ फोर्थ पार्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन था 5 फीचर्स को, इसलिए 5वां फीचर हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारा संविधान जो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम सीखेंगे रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर, हार्ड। यानी few constitutional part of India cannot be easily amended। एक constitutional word को यूज कर रहा हूँ, amendment, amended। यानी कि कुछ ऐसे पार्ट हैं, संवैधानिक पार्ट हैं, जिनको आसानी से सांसद उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। उसको हम लोग कहते हैं रिजिड पार्ट। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली। द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट व्हिच कैन नॉट अमेंडेड, which cannot be amended easily, that is called rigid part, like the extension of the power of the executive easily amend नहीं हो सकता, regarding the election system of the president, regarding impeachment on the top officials of the country, ये regarding सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स जजेस इम्पीचमेंट। तो जितने भी टॉप ऑफिशियल, उस पर इम्पीचमेंट इतना आसानी से नहीं लाया जा सकता है, उसको चेंज नहीं आसानी से। यही कहता है द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट विच कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली, जिसे आसानी से नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ कि सॉफ्ट पार्ट। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट विच कैन बी इजिली अमेंडेड, द constitutional part which can be easily amended are called flexible part, like appointment of the authority and other rules which are normal rules for India. So such things, such part can be easily, यानी हमारे संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं
जिसमें संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, संशोधन लाना बहुत ही कठिन काम है। बहुत आगे पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, तो क्लियर होगा आपको। और कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें काफ़ी आसानी से अमेंडमेंट सुधार लाया जा सकता है, उसको हम लोग फ्लेक्सिबल पार्ट कहते हैं। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ साथ एक क्वेश्चन जन्म लेता है, वह है what do you mean by amendment and what are the procedure of amendment और what are the process of amendment। तो हम लोग इसको सीखेंगे और इस तरह आज का टॉपिक खत्म करेंगे। अमेंडमेंट, संशोधन, अमेंडमेंट क्या है उसको सीखेंगे और उसको जानेंगे। A formal change made to law is called amendment। यानी एक संवैधानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, उसी को अमेंडमेंट कहते हैं। वही लिख रहा है कि अमेंडमेंट क्या है? एन अमेंडमेंट इज ए फॉर्मल चेंज मेड टू लॉ एज पर द डिमांड्स ऑफ द नेशन। यानी ए फॉर्मल चेंज मेड टू लॉ इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अब सीखेंगे प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। तो देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट्स। भारतीय संविधान में संशोधन लाने का 3 तरीका है। फर्स्ट है बाय सिंपल मेजोरिटी, सबसे बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल बेसिक है। इट मीन्स कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फाइनेंस बिल है, फाइनेंस रिलेटेड मैटर है, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इट मीन्स सिंपल का मतलब जितने मैं पहले बताया, ऑलरेडी आई टॉट टू यू इन आवर डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इट मीन्स सपोज दैट 545 मेंबर्स हमारे लोकसभा के हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ आवर Lok Sabha is 545 और इस 545 में मान लो 300 members are present in the house और इसमें देखो कि 300 प्रेजेंट हैं और इस 300 में कोई बिल अगर पास करना है तो आउट ऑफ 300 if ruling party got majority of 151, 50 plus 1, that is called simple majority। जैसे फाइनेंस बिल है या अदर जो बहुत ही नॉर्मल प्रोसीड्योर है, नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला फॉलो किए जाते हैं। सेकंड है दूसरा बाय स्पेशल मेजोरिटी। जो डिफिकल्ट पार्ट है,
जो क्रूशियल पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर रूलिंग गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट चाहती है, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट लाना चाहती है, तो 2/3 majority is required in the both house. It means Lok Sabha and Rajya Sabha. राज्यसभा का स्टैंड 250 है, इसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसका 545 है, इसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तभी सपोज दैट गवर्नमेंट इम्पीचमेंट लाना चाहती है, सपोज दैट गवर्नमेंट wants impeachment on the judges of high court, any one judge of high court. So in this process they have to adopt this process. Simple majority यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ special majority चाहिए, इसी को कहते हैं, यानी 2/3 majority in the both house separately, then such will be passed. Okay, so this is called special majority. And तीसरा और last, that is by special majority and ratifications. कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए ये रूल लागू होता है, तो अब देखो यहाँ स्पेशल मेजोरिटी मीन्स एंड रेटिफिकेशन मीन्स लोक सभा बाय 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी एंड स्टेट असेंबली more than 50 और 50, एटलीस्ट 50। इसका मतलब समझे कि 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट के असेंबली से, ये तो आप समझ चुके हैं 2/3 मेजोरिटी। सपोज दैट जीएसटी, गवर्नमेंट वांट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, आप देखते हो जीएसटी कॉमन टैक्स लगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब ये रूल लाना था, बिल पास करानी थी सरकार को, तो इसके लिए ये बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशंस लाना होगा। इट मीन्स लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास होना था, राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास होना था, और आउट ऑफ 28 स्टेट्स के 14 असेंबली, स्टेट असेंबली से पास होना था। जब ये पास होगा तब ही वह रूल लागू हो पाया और तभी आपका जीएसटी संभव होगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और इससे आपका अमेंडमेंट चेंज किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल बेसिकली बता दिया, उसी तरह बहुत सारे रूल्स हैं। तो ये था आपको अमेंडमेंट एंड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।